Good morning, students. Welcome to Chapter 4 Plus 1 Lecture 1. तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा फोर्स का मीनिंग। आई थिंक आपने नाइन्थ क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के बारे में ब्रीफली पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा न्यूटन के थर्ड लॉ, थ्री लॉज होते हैं। एक लॉ जो बच्चों को हमेशा याद होता है वो एक है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। भले ही स्टूडेंट्स इसको अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाए हैं, बट ये पता सबको होता है। तो इस चैप्टर में नाइन्थ क्लास में आपने न्यूटन के लॉज के जो बेसिक्स पढ़े, हम उन्हीं को डेप्थ में पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं बाय डिस्कसिंग अबाउट फोर्स। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स क्या होता है? फोर्स इज बेसिकली अ पुश और अ पुल। ये आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा। एंड ऑब्वियसली ये बहुत हद तक सही डेफिनेशन है, बट इसके एक्शंस क्या क्या है, फोर्स करता क्या क्या है? पहली बात, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, फोर्स उसको रोक सकता है। कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। एग्जांपल्स बाद में डिस्कस करेंगे। और क्या करता है? कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। जो बॉडी रेस्ट पे है उसको मूव करवा सकता है, और जो बॉडी मूव कर रही है उसको स्टॉप कर सकता है। थर्ड पॉइंट, कैन चेंज द डायरेक्शन। किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को पूरी तरह कंप्लीटली चेंज कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, कैन डिस्टोर्ट द शेप ऑफ अ मूविंग बॉडी। अब चारों चीजों के एग्जांपल सुनो। क्या था? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, किसी मूव करती बॉडी को रोक सकता है। देखो बहुत इजी है। सपोज करो एक गाड़ी जा रही है, उस गाड़ी ने रुकना है तो क्या करेगी? गाड़ी ब्रेक लगाएगी। ब्रेक लगाते ही टायर घूमना बंद हो जाता है। टायर घूमना बंद होगा तो सड़क उसको पीछे की ओर पुश करेगी। सड़क उसको पीछे की ओर पुश करेगी तो कुछ देर में गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, इस तरह से एक तरह से फोर्स ने गाड़ी को रोक दिया। इनफैक्ट अगर सपोज करो ब्रेक फेल भी हो जाए, सपोज करो ये गाड़ी किसी चीज में टकरा जाए, किसी बिल्डिंग में टकरा जाए, तो बिल्डिंग से टकराने के बाद ये रुक जाएगी ना। क्यों रुकेगी? क्योंकि जब गाड़ी बिल्डिंग से टकराएगी तो गाड़ी बिल्डिंग पे फोर्स लगाएगी और बिल्डिंग गाड़ी पे फोर्स लगाएगा, और बिल्डिंग के फोर्स के कारण ये गाड़ी रुक जाएगी। जबकि गाड़ी के कारण जो बिल्डिंग पे फोर्स लगा वो फोर्स बिल्डिंग अर्थ को ट्रांसफर कर देगी। समझो इसको ध्यान से। गाड़ी ने बिल्डिंग पे फोर्स लगाया, बिल्डिंग ने गाड़ी पे इक्वल एंड ऑपोजिट उल्टा फोर्स लगाया। पहली बात, बिल्डिंग के द्वारा लगाए गए इस फोर्स की वजह से इस फोर्स ने क्या किया? गाड़ी को रोका। इस फोर्स ने गाड़ी को स्टॉप किया। अच्छा, गाड़ी ने जो बिल्डिंग पे फोर्स लगाया उसका बिल्डिंग ने क्या किया? बिल्डिंग ने उस फोर्स का ज्यादातर हिस्सा, ऑब्वियसली बिल्डिंग को डैमेज हुआ होगा, उसके पार्ट्स भी मूव करे होंगे कुछ कुछ, बट पूरी बिल्डिंग तो मूव कर नहीं सकती। तो बिल्डिंग ने उस फोर्स का एक हिस्सा ग्राउंड को ट्रांसफर कर दिया, तो वो सारा फोर्स ग्राउंड में बंट गया, जिसकी वजह से वो फोर्स हमें महसूस नहीं होता। तो इस तरह से जो फोर्स है वो एक मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सकता है। इसकी कोई और एग्जांपल आप सोचो। एक और एग्जांपल है, सपोज करो ये एक क्रिकेटर है। इस क्रिकेटर के पास किसी ने एक बॉल फेंकी, तो ये बॉल ये जब रोकेगा, आपको पता है जब बॉल इसके पास आएगी ये बॉल को ऐसे पकड़ के रोकता है, तो जब ये रोकता है तो ये भी बॉल को आगे की ओर पुश करता है। ये भी तो बॉल पे फोर्स लगाएगा ना, उसके बाद ही तो बॉल रुकेगी। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। सेकंड केस पे आते हैं, इट कैन मूव अ बॉडी एट रेस्ट। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। अब क्या करो, सपोज करो पानी है, इस पानी के ऊपर एक बर्फ तैर रही है, ये पानी के ऊपर एक प्लास्टिक का कप है। आप क्या करो, इनके ऊपर फूंक मारो। जब आप अपने मुंह से इसको ब्लो करोगे ना, तो फूंक से ये मूव करने लगेंगे पानी में। इट मीन्स कि फोर्स से बॉडी मूव करती है। सपोज करो आपके आसपास कोई मक्खी आई, तो अगर आप मक्खी को भी फूंक से उड़ाओगे तो मक्खी भी दूर चली जाएगी। इट मीन्स फोर्स से बॉडी मूव करती है। सिमिलरली सपोज करो कि गाड़ी खराब हो गई, तो उसको स्टार्ट करने के लिए आपने देखा होगा कि चार पांच लोग उसको पीछे से धक्का लगा रहे हैं।
तो पीछे से धक्का लगाना मतलब मूविंग अ बॉडी एट रेस्ट। अगेन कोई और एग्जांपल, सपोज करो मैंने अपना टू व्हीलर शुरू करना है, मैंने अपना साइकिल मूव करवाना है। टू व्हीलर को मारो, बोले साइकिल पे आओ। मैंने जब साइकिल मूव करवाना शुरू करना है तो पहले तो उसको मैं खुद पुश करूंगा, उसके बाद पैडल घुमाऊंगा ना। वैसे तो पैडल घुमाने से भी अर्थ उसको आगे पुश करती है, बट लीव इट। साइकिल को मूव करवाने के दौरान स्टार्टिंग में तो मैं ही उसको आगे पुश करूंगा ना, तो मैं एक तरह से उसको फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है। सिमिलरली अपने लॉन मोवर्स देखे होंगे, जिन मैदान में, जिन लॉन्स में बहुत ज़्यादा ग्रास होता है उसको काटने के लिए हम लॉन मोवर्स यूज़ करते हैं। तो जो लॉन मोवर होता है उसको जो इंसान मूव कराता है गार्डनर, वो उसको पुश करके मूव करवाता है ना। तो उसको पुश करके मूव करवाया जाता है। इससे पता चलता है कि जो लॉन मोवर रेस्ट पे था उसको मूव करवाने के लिए फोर्स लगाया गया। थर्ड एग्जाम्पल, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। ये बहुत इजी है इसके एग्जाम्पल्स ढूंढने। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है जो अर्थ है, ये अपनी अर्थ है, और जो मून है वो इसके इर्द गिर्द गोल पाथ में घूमता है। मून इसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में क्यों घूमता है? मून इसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में इसलिए घूमता है बिकॉज अर्थ इसके ऊपर एक नेट अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स इट लगाती है। क्यों लगाती है? आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा कि हर दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया में जितने पार्टिकल्स हैं, जितने मासेस हैं, वो सभी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। उसकी वजह से अर्थ भी इस पार्टिकल के ऊपर अपनी ओर फोर्स लगाती है, और इस फोर्स की वजह से जो मून पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था वो कुछ देर बाद इस डायरेक्शन में जाने लगता है। अब यहां पे अर्थ उसको दोबारा अट्रैक्ट करना शुरू करती है, तो मून इस डायरेक्शन में जाता जाता फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अब यहां पे आके अर्थ उसको फिर से अट्रैक्ट करती है, उसके बाद डायरेक्शन फिर चेंज, उसके बाद अर्थ की अट्रैक्शन फिर से शुरू, फिर डायरेक्शन चेंज, एंड सो ऑन। मून के मोशन की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो मून के मोशन की डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ। ठीक है। इसकी कोई और एग्जांपल? इसकी एक एग्जांपल हम ऐसे सोच सकते हैं कि सपोज करो रास्ते में गाड़ी जा रही है और इस गाड़ी को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हम क्या करते हैं? आपको पता है गाड़ी को अगर डायरेक्शन चेंज करनी होती है, हम अपनी तरफ से तो सिर्फ स्टीयरिंग ही घुमाते हैं, और स्टीयरिंग घुमाने से बेसिकली होता क्या है, फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, और अर्थ की फ्रिक्शन की वजह से कार की डायरेक्शन चेंज होती है। तो बेसिकली इसमें भी फोर्सेस का ही रोल होता है। एक और एग्जांपल है, अब सिंपली देखो, ये पेन है, इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं, एक्चुअली ये यहाँ पे टिकता नहीं है, ये मूव कर जाता है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास एक पेन है और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ। ठीक है। तो इसको घुमाते वक्त मैं एक बार पुश कर दूं, लाइक ये ऐसे घूम रहा है, और इसको एक बार मैं उल्टा पुश कर दूं तो ये उल्टा घूमने लगेगा। सपोज करो ये ऐसे घूम रहा है, लाइक दिस। हाँ, अब इस चीज को देखो, मेरे अंगूठे से मैं इस पेन को ऐसे घुमाऊंगा, घुमाने के बाद जब ये मेरे अंगूठे को टच करेगा ये ऑटोमेटिकली खुद की डायरेक्शन चेंज कर लेगा। देखो, तो पेन ऐसे जा रहा था, बट स्ट्राइक करने के बाद, फोर्स लगने के बाद इसने खुद की डायरेक्शन चेंज कर ली। फोर्थ पार्ट इज कैन डिस्टोर्ट द शेप ऑफ अ बॉडी। ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है। सपोज करो आपके पास एक पानी की पूरी बोतल है, उस बोतल का पानी खाली हो गया, बोतल खत्म हो गया। आपने उसके ऊपर अगर कभी इंस्ट्रक्शंस पढ़ी होंगी, उसमें लिखा होता है क्रश द बोतल आफ्टर यूज, इसको दबा दो। बहुत सारे लोग ऐसे करते भी हैं, तो वो क्या करते हैं, बोतल को पकड़ते हैं, दोनों हाथों से दबाते हैं और वो उसको मरोड़ देते हैं। तो क्या हुआ? बॉडी की शेप ही तो चेंज हुई, है ना। तो फोर्स की ये चारों एप्लीकेशन है जिनके लिए फोर्स यूज होता है। अब फोर्स में हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो किसी बॉडी को खींच सकते हैं या फिर उस बॉडी को दबा सकते हैं। तो जब किसी को खींचते हैं दैट इज कॉल्ड पुलिंग, जब दबाते हैं दैट इज कॉल्ड पुशिंग। ठीक है। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एरिस्टोटल्स फॉलेसी। राजे फॉलेसी बोलते हैं गलती को, फॉलेसी मीन्स मिस्टेक, गलती। ठीक है। तो एरिस्टोटल ने कई हजार वर्ष पहले एक थ्योरी थी जिसको कि एरिस्टोटल्स फॉलेसी बोलते हैं। तो उनकी थ्योरी क्या थी? उनकी थ्योरी सिंपली ये थी कि किसी भी बॉडी को मूव करवाने के लिए कॉन्स्टेंटली,
to constantly move a body uniformly, we need to give it, we need to apply a force on it. कहता अगर हमने किसी बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करवाना है तो उसके ऊपर एक नेट फोर्स लगना चाहिए, माने उसके ऊपर एक नॉन जीरो नेट फोर्स लगना चाहिए, तभी वो बॉडी मूव करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इफ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो देन द बॉडी विल स्टॉप। तो उन्होंने थ्योरी ये दी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो वो बॉडी कुछ देर बाद रुक जाएगी, और अगर हम चाहते हैं बॉडी कभी ना रुके तो उसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो कि नॉन जीरो हो, जिसकी की कुछ ना कुछ वैल्यू हो। इसको फालेसी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब ये बात भले भांति पता है कि ये कहना अपने आप में एक मिस्टेक थी। ठीक है, अब हम आएंगे एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गैलीलियो गैलीली पे। गैलीलियो गैलीली एक इटली के साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनकी वजह से न्यूटन ने अपने थ्री लॉज दिए। लाइक इनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स को यूज करके न्यूटन साहब ने अपने थ्री लॉज को फॉर्मुलेट करने में उनको हेल्प मिली थी। ठीक है, तो इनके एक्सपेरिमेंट्स की ज़्यादा डिटेल्स हमारे सिलेबस में है नहीं, तो बट उनको हम शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हैं। गैलीलियो ने कुछ ऐसा किया, उन्होंने क्या किया, एक ऐसा स्ट्रक्चर लिया, ठीक है, जो एक आप समझ लीजिए कर्व्ड शेप का था, और जो दोनों साइड्स लेफ्ट एंड राइट साइड पे इक्वली इक्वल लेवल का था, इक्वल हाइट का था, और लेफ्ट साइड पे एक बॉल ली और वो यहाँ पे छोड़ दी, और यहाँ पे पूरी तरह ऑयलिंग कर दी। ऑयलिंग करने की वजह से क्या हुआ, सरफेस जो था वो स्मूथ हो गया। स्मूथ होने का मतलब है कि सरफेस की फ्रिक्शन खत्म हो गई। अगर फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी तो ना सरफेस को आगे की ओर जाने से रोकेगा और ना पीछे की ओर जाने से रोकेगा, ना खींचेगा ना रोकेगा। तो बेसिकली इससे हुआ क्या कि जब सरफेस की ऑयलिंग हुई हुई है, फ्रिक्शन कोई लग नहीं रही, तो अगर बॉडी जाएगी, तो आपको एक चीज तो पता है कि जब कोई बॉडी नीचे जाती है, अगर बॉडी का जो मोशन है वो नीचे की ओर हो तो उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है। सिमिलरली अगर किसी बॉडी का मोशन ऊपर की ओर हो तो उसकी वेलोसिटी कम होती है ना, ये आप जानते हैं, ये आपने बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो अगर उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाएं तो गैलीलियो ने यहाँ पे देखा कि अगर मैं किसी बॉडी को यहाँ से जीरो वेलोसिटी से छोड़ूं, ध्यान से समझो, मैं इस बॉडी को जीरो वेलोसिटी से छोड़ूं तो वो बॉडी यहाँ जाके कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी। एक सेकंड के लिए लेट कर लो कि वो बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर लेगी। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने ये नोट किया, शायद आपको इसके ऊपर यूट्यूब में कोई डेमो भी मिल जाए। अगर आप गूगल करेंगे यूट्यूब पे गैलीलियो गैलीलीज एक्सपेरिमेंट, शायद आपको इसके ऊपर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट की डेमो भी मिल जाए। तो जब उन्होंने बॉल छोड़ी होगी जीरो वेलोसिटी से, नीचे पहुंचते पहुंचते सपोज करें कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ गई, उसके बाद जब हमारी बॉल वापस ऊपर आई होगी तो आपको पता है अब तो वेलोसिटी कम होगी। तो गैलीलियो गैलीली ने नोट किया कि लगभग लगभग जिस लेवल से वो छोड़ी गई थी, लगभग उसी लेवल पे आके उसकी वेलोसिटी दोबारा जीरो हो गई। अब उसके बाद क्या होगा, अगर नीचे से ऊपर आई तो ऊपर से दोबारा नीचे तो जाएगी, तो उसके बाद क्या हुआ, इस मोशन के बाद वो बॉल वापस आई, ये मोशन होने के बाद वो बॉल वापस आई, नीचे गई, उसके बाद उसकी वेलोसिटी वापस से 10 हुई, फिर वो इधर गई ऊपर, फिर उसकी वेलोसिटी वापस से जीरो हुई। और ये सर्कल उन्होंने देखा कि बहुत बार 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 लगातार चलता रहा। तो उससे कंक्लूजन क्या निकला, गैलीलियो ने देखा कि जहां से वो बॉडी चली थी वहां से लेकर वहीं पे वापस आ गई विदाउट एनी लॉस इन द वेलोसिटी। सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं नीचे वाले की, तो बॉडी यहां से इधर गई, फिर यहां से इधर गई, और फिर यहां से वापस आई विद ऑलमोस्ट जीरो लॉस इन द वेलोसिटी। मतलब बॉडी नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे से फिर ऊपर, फिर यहां से फिर यहां तक वापस आ गई और वेलोसिटी में कोई लॉस नहीं हुआ।
मतलब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो ज्यों की त्यों उतनी ही रही। तो इससे गैलीलियो ने साबित क्या किया? गैलीलियो ने एरिस्टोटल्स फॉलेसी को गलत सिद्ध कर दिया इससे। क्यों? क्योंकि गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो गया कि बॉडी को मोशन में रखने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? इस बाउल में छोड़ने से, स्मूथ बाउल में छोड़ने से अगर एक छोटी सी बॉल नहीं रुकी, अब बाउल इसके ऊपर कोई अपवर्ड फोर्स तो लगा नहीं रही है, बाउल इसको मूवमेंट में तो कोई हेल्प कर नहीं रही, बिकॉज स्मूथ है सब कुछ। तो अगर इसके ऊपर कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा जो इसको रोके या इसको हेल्प करे, आप कहेंगे ग्रेविटी। तो अगर ग्रेविटी आधे रास्ते इसकी हेल्प करती है तो आधे रास्ते इसको स्टॉप भी तो करती है, तो उसका नेट तो जीरो ही हो गया, है ना? तो नेट अगर बॉल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, उसके बावजूद अगर बॉल मोशन में है, दैट मीन्स मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए, जारी रखने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। जबकि एरिस्टोटल ने कहा था कि किसी बॉडी को अगर कॉन्टिन्यूसली मोशन में रखना है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए। तो यहाँ से एरिस्टोटल्स थ्योरी जो थी वो गलत सिद्ध हो गई। ठीक। अब यहाँ पे आई नो दैट अब सबके मन में एक डाउट आ रहा होगा, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि गैलीलियो ने एक तरह से ये प्रूव कर दिया कि किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है। जबकि हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं कि अगर हम किसी बॉडी को खुद से मूव करवा के फोर्स ना लगाएं तो वो बॉडी रुक जाती है। इसकी सबसे बड़ी और सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर हम एक टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, अब टू व्हीलर तो आप सबने चलाए होगा, अगर हम एक टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, हम एक्टिवा चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो जब तक हम उसका पैडल नहीं मारेंगे, जब तक हम उसकी पावर ऑन करके रेस नहीं देंगे, तब तक वो दौड़ेगी नहीं। अगर हम उसका पैडल मारना बंद कर दें, अगर हम उसको दौड़ाना बंद कर दें, हम उसकी रेस बंद कर दें, तो वो रुक जाएगी। तो अगर गैलीलियो का लॉ सही है, अगर गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट में दम है कि किसी बॉडी को मूव कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करवाने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका लॉजिक समझो। ये लॉजिक की कोर सेंस में भी लगता है। सपोज करो आपके पास ग्राउंड है, बाग है, और वहां पे आपने एक फुटबॉल को किक किया, ध्यान से समझो। एक ग्राउंड है, उसमें ढेर सारी घास फूस है, वहां पे आपने फुटबॉल को किक किया, तो आप देखेंगे कुछ दूर आगे जाके ये फुटबॉल रुक जाएगी। अब सपोज करो ग्राउंड की बजाय आप लोग अपने घर की छत पे चले गए, और सपोज करें कि आपके घर की जो छत है वो ईंटों से बनी है, ब्रिक्स से बनी है, ये ईंटें हैं। तो यहाँ पे अगर आपने सेम पॉइंट से बॉल को किक किया तो आप देखेंगे कि वो कुछ आगे जाएगी, मतलब ग्रास के कंपैरिजन में तो पक्का आगे जाएगी। अब सपोज करो कि आपने उस बॉल को किसी वुडन फ्लोर पे क्लिक किया, और वुडन फ्लोर भी वो जो पॉलिश्ड नहीं है, अनपॉलिश्ड है। अनपॉलिश्ड मतलब रफ, पॉलिश्ड मतलब बिल्कुल स्मूथ, चिकना, तेल जैसा। तो अगर आपने वुडन फ्लोर के ऊपर उस बॉल को सेम पॉइंट से क्लिक किया तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी और आगे चली जाएगी। और सपोज करो कि अगर आपके घर का जो फर्श है वो मार्बल का बना है, या फिर आप सुनो, आप समझो कि कोई और स्मूथ सरफेस है, या फिर आप समझो पॉलिश्ड वुड है, मतलब बिल्कुल चिकना सरफेस हो, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो तो वो कोई ऐसा सरफेस हो जिसके के ऊपर आपने ढेर सारा ऑयल लगा दिया, ऑयली सरफेस है। अब ऑयली सरफेस मैंने इसलिए बोला है या पॉलिश इसलिए बोला क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो जाती है, आपने टच किया एक मुलायम सी चीज को, बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप बॉल को पुश करेंगे तो बॉल बहुत आगे चली जाएगी, रुकेगी ही नहीं शायद, मतलब बहुत देर जाके फिर रुकेगी। तो इन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है? घास फूस पे चलाएंगे बड़ी जल्दी रुक जाएगी, ब्रिक से कुछ देर आगे, वुड पे कुछ कुछ और आगे, और स्मूथ सरफेस पे चलाएंगे तो बहुत दूर तक चली जाएगी। सोचो इस पे क्या रीजन है? तो इसका रीजन ये है कि ग्राउंड में घास फूस होने की वजह से हद से ज्यादा फ्रिक्शन है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, और उस फ्रिक्शन की वजह से बॉल बहुत जल्दी रुक जाती है। जबकि ब्रिक्स के केस में फ्रिक्शन थोड़ी सी कम है तो बॉल और आगे चली जाती है। वुड के केस में फ्रिक्शन और कम है तो बॉल काफी आगे चली जाती है। और अगर सरफेस ही स्मूथ हो या फिर ऑयली हो या फिर पॉलिश्ड वुडन सरफेस हो तो बॉल बहुत आगे चली जाती है, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम है और यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है।
तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि बॉडी इनफाइनाइटली आगे तक इसलिए नहीं जाती, वो रुक इसलिए जाती है क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक देती है। देखो गैलीलियो ने कहा क्या? गैलीलियो ने ये कहा कि टू मूव अ बॉडी इनफाइनाइटली नो फोर्स इज नीडेड। ठीक है, किसी भी बॉडी को हमेशा मूव करते रहने के लिए किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं है। अब ये जो मैंने 4-5 केस डिस्कस किए हैं, ये रियल लाइफ वाले केस हैं। इनमें मुझे ये बताओ होता क्या है? इनमें होता यह है कि बॉडी आगे मूव करने की कोशिश करती है, बॉडी का मोशन आगे होता है, बट बॉडी के ऊपर क्या नेट फोर्स जीरो है? नहीं। जैसे बॉडी आगे मूव करती है, इसके ऊपर पीछे की ओर फ्रिक्शन लगती है। क्या नेट फोर्स जीरो है? नहीं। नेट फोर्स जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप ही बताओ कि जब नेट फोर्स जीरो ही नहीं है तो गैलीलियो का सिद्धांत हम चेक कैसे कर सकते हैं? हम चेक ही नहीं कर सकते, क्योंकि गैलीलियो का जो सिद्धांत है वो स्मूथ सरफेस के लिए बना है, वो वहां पे बना है जहां पे नेट फोर्स जीरो है। जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो ही नहीं है, देन हाउ कैन वी ब्लेम गैलीलियो, हाउ कैन वी टेस्ट हिज लॉ हियर? ठीक है, तो इसलिए क्या है कि बॉडी जिस भी सेंस में मूव करती है, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रुक जाती है। ठीक, इनफैक्ट अगर ये फ्रिक्शन ना लगती, क्योंकि देखो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स कम होता गया, जैसे जैसे फ्रिक्शन कम होती गई, वैसे वैसे बॉडी का मूविंग डिस्टेंस बढ़ता गया और ज़्यादा दूर चली गई। तो अगर फ्रिक्शन जीरो ही हो जाती तब तो बॉडी बहुत ज़्यादा दूर चली जाती, रुकती ही ना कभी। ठीक है, तो खैर एरिस्टोटल ने ये थ्योरी उस वक्त क्यों दी होगी, आई थिंक हम सभी लोग ये इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ही लिव्ड इन बीसीस बिफोर क्राइस्ट, तो 2000 साल से पहले की बात है। उस वक्त हमें फ्रिक्शन के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, फ्रिक्शन के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं था, और ना पता होने की वजह से वी कुड नॉट एक्नॉलेज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और उसकी वजह से हम, अब कोई भी कॉमन आदमी अगर ये देखेगा, कोई 5th क्लास के बच्चे से आप पूछो कि भाई ये बॉल रोल कर रही है, रुक गई, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है, तो वो यही सोचेगा कि अगर इसको मूव करवाना है तो कॉन्स्टेंटली फोर्स लगाना पड़ेगा। हम भी यही सोचेंगे। सपोज करो मेरे पास एक, अगर मैं 5 सालों से सपोज करो मैं एक 2 व्हीलर चलाता आया हूँ, मैंने न्यूटन लॉस नहीं पढ़े, और मैं देखूंगा कि मेरा व्हीकल स्पीड बंद करते ही रुक गया, तो मैं क्या सोचूंगा कि कॉन्स्टेंटली मूव करवाने के लिए तो इंजन चाहिए। अगर ऐसा ना होता तब तो मैंने एक बार किसी बॉडी में फ्यूल डलवाया और उसके बाद 6 महीने बाद दोबारा फ्यूल डलवाने की लोड पड़ेगी। ठीक है, तो अब गैलीलियो के जो लॉज हैं, इनसे एक बात स्पष्ट है कि अगर किसी बॉडी को मूव करवाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, लाइक उसके मोशन को चेंज करवाना है, और वो या फिर वो बॉडी रेस्ट पे हो। ठीक है, तो अब हम होता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे। इन ये जो चीजें थी, ये सारे एक्सपेरिमेंट, सारी पुरानी हिस्ट्री, ये न्यूटन के बहुत काम आई। तो न्यूटन ने अपने इसके बाद रेवोल्यूशनरी लॉज दिए। लेट अस कम टू न्यूटन लॉज। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन के लॉज में सबसे पहले लॉ से। पहला लॉ कहता है बॉडी एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन स्टेज इन मोशन in the same direction with the same velocity until an external force is applied on it। इसका मीनिंग समझो। कहता है जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो मूव कर रही है वो मूव ही करती रहेगी, जिस दिशा में मूव कर रही है उसी दिशा में करेगी, और जितनी गति से कर रही है उतनी ही गति से करेगी, जब तक कि उस बॉडी के ऊपर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगता और उसको रोकने की या तेज करने की या उसकी दिशा बदलने की कोशिश नहीं करता। ठीक, आपने अभी जब हमने फोर्स को डिस्कस किया था तो उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी, उसकी 4 एप्लीकेशन थी। एक शेप चेंज करना, एक डायरेक्शन चेंज करना, है ना, एक मूविंग बॉडी को रेस्ट पे लाना, और लास्ट रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में लाना। तो बेसिकली फोर्स के अलावा और कोई ये काम कर भी नहीं सकता, ये सारे काम फोर्स ही कर सकता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल समझते हैं। लॉ 1 कहता है बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखो इस पेन को। इस वक्त ये पेन रेस्ट पे है, ये रेस्ट में ही रहेगा कब तक? जब तक कि मैं इसको मूव ना कर दूं। देखो मैंने मूव कराया तब ये करा, समझो इसको।
मैंने इसको मूव कराया तब ये मूव करा, उससे पहले तो रेस्ट भी था ना। अब एक एग्जांपल लो, सपोज करो ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एक कोई बॉक्स पड़ा है। अगर इस टेबल के आसपास कोई आए ही ना, 10 साल ना आए, तो ये बॉक्स 10 साल यहीं पड़ा रहेगा, ये मूव ही नहीं करेगा। इसका मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, ठीक। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अगर मोशन में है राजे, तो मोशन में ही रहेगा। अगर ये बॉक्स मूव कर रहा होता तो ये मूव ही करता रहता, जब तक कि इसके ऊपर एक बाहर से फोर्स ना लगे। इसकी एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो ऐसा है, सपोज करो एक रोड है, ठीक है। इस रोड के ऊपर एक बस जा रही है। इस बस में बैठे हैं ढेर सारी सवारियां, बहुत बड़ी बस है, बहुत सारी इसमें सीटें और बहुत सारी सवारियां बैठी हैं। तो ये बस जा रही है अपने फुल स्पीड पे, फुल गति पे जा रही है, ठीक है। रास्ते में आ गया, फुल गति में जाते जाते मान लो 100 की स्पीड है, रास्ते में आ गया इसका मोड़, तो बस को बड़ा मुड़ना, ठीक है। और मोड़ बहुत पतला, ये ड्राइवर को बाद में दिखा, इसकी निगाह थोड़ी सी कमजोर है। तो मोड़ के आगे इसको पी 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 हॉर्न सुना गाड़ी का, ठीक है। तो देखो उसकी सिचुएशन क्या होगी, 100 की स्पीड पे बस जा रही है, आगे इसको सुना हॉर्न, इसके बिल्कुल करीब में मोड़ है और मोड़ बहुत पतला है। क्या करेगा ड्राइवर, एकदम से झट से ब्रेक लगाएगा, इसको लगाने पड़ेंगे। एक तो मोड़ पतला है, दूसरा बहुत करीब डिस्टेंस है, तीसरा आगे से हॉर्न सुन रहा है, दैट मीन समवन इज हियर। तो आपने कभी नोटिस किया है कि जब किसी बस में सवारियां बैठी हों और बस कभी एकदम से ब्रेक लगा दे तो क्या होता है? सोचो सोचो सोचो, अगर बस का ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा दे तो क्या होता है? होता ये है कि सारियां सवारियां जो होती हैं ना बस में बैठी हुई, वो अगर पहले ऐसे बैठी थी कूल रिलैक्स्ड चिल, तो वो पता क्या हो जाती हैं, वो ऐसे हो जाती हैं। ऐसे कभी नोटिस किया? अगर बस एकदम से रुके तो ऐसे हो जाती है। रीजन नहीं भाई, ये इंसान जो है जो बैठा है, ये भले ही बस में बैठा है, ऐसे था ये जब बैठा था, अब रुकने के बाद ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसका रीजन सुनो, इसका रीजन ये है कि बस अगर मूव कर रही है तो ये इंसान भी साथ में मूव कर रहा है। जैसे ही ये मूव कर रहा है दोनों इकट्ठे, तो जैसे ही बस रुकी तो ये तो मूव करना चाहता है ना। बस क्यों रुकी? बस अपने ब्रेक्स के कारण रुक गई। बस के पास ब्रेक्स हैं, उसके टायर रुके तो सारी बस रुकी क्योंकि कनेक्टेड है। पर ये इंसान तो टायर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है ना, ये तो बस के नीचे वाले जुगाड़ के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो हम जब बैठते हैं ना, जब जैसे ये इंसान बैठा है, तो आप देख सकते हैं इसकी जो लोअर बॉडी है, इसकी टांगे और इसके थाइस, ये सीट के साथ जुड़े होते हैं। तो इसकी जो टांगे और थाइज हैं वो सीट के साथ जुड़े होने की वजह से वो तो रेस्ट पे आ जाते हैं, वो नहीं आगे मूव करते। पर इंसान की जो अपर बॉडी है, माने उसकी चेस्ट, उसकी बैक, उसका सर और उसकी गर्दन, ये किसी से कनेक्टेड नहीं, और किसी से भी कनेक्टेड ना होने की वजह से ये सारा बॉडी एकदम से आगे की ओर जाएगा, सारी बॉडी एकदम से आगे की ओर जाती है, और यही हम नोटिस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू द फर्स्ट लॉ, बिकॉज अगर मेरा बॉडी रेस्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है। इसकी एक और एग्जांपल समझो, सपोज करो अब ये बस है और इस बस में बहुत सारी सवारियां हैं, और अभी ये जो बस है ये भी रेस्ट पे है, लाइक ये बस अभी मूव नहीं कर रही, ठीक है, ये रेस्ट पे है। सपोज करो इस ड्राइवर ने एक झटके से बस शुरू कर ली, माने इसमें सवारियां जो हैं वो खड़ी हैं। कैसे खड़ी होती हैं आपको पता है? डंडे पकड़ के खड़ी होती हैं। तो सपोज करो ये जो सवारियां हैं ये डंडे पकड़ के बस में खड़ी हैं, ठीक है। और ड्राइवर ने एक झटका मारा और गाड़ी स्टार्ट कर ली, तो पता क्या होगा? अगर गाड़ी एकदम से ऐसे शुरू हो गई ना, तो जो पर्सन पहले ऐसे था वो एकदम से ऐसे हो जाएगा, ऐसे। लाइक अगर गाड़ी आगे जाती है ना तो पर्सन पीछे की ओर चला जाता है, कभी नोटिस करना। जो खड़े लोग होते हैं वो उनको बहुत गंदा झटका लगता है, और आपने नोटिस किया होगा कि जो खड़ी हुई सवारी होती हैं अगर वो बैठी हुई सवारी पे कभी गिरे तो वो दो ही केसेस में गिरती हैं, या तो तब
जब रुकी हुई बस शुरू शुरू हो जाए, या फिर तब जब चलती हुई बस एकदम से ब्रेक मार दे, या फिर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दे, है ना। खैर फसलों की एक और एग्जांपल समझते हैं। आपको पता है, सपोज करो मैं इस पेड़ के पास आया और मुझे फल खाने हैं, और सपोज करो मुझे चढ़ना आता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। स्ट्राइकिंग अ स्टोन इज नॉट एन ऑप्शन। मैं पत्थर नहीं मार सकता, मैं चढ़ नहीं सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। सोचो सोचो सोचो। पता मुझे क्या करना चाहिए। मुझे अपने दोनों हाथों से जोर लगाकर पेड़ को बुरी तरह से शेक करना चाहिए, हिलाना चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। जब मैं पेड़ को हिलाऊंगा तो क्या होगा पता है? इसके जो फल, जिनकी टहनी कच्ची होगी, कमजोर होगी ना, वो नीचे गिर जाएंगे। तो उससे मुझे बहुत सारे फल मिल जाएंगे। अब ऐसा होता क्यों है, रीजन समझो। इसका रीजन न्यूटन फर्स्ट लॉ है। रीजन सुनो। जब मैंने पेड़ की टहनी को शेक किया, पेड़ का जो स्टेम है, मैंने उसको शेक किया, तो स्टेम को शेक करने के कारण होता क्या है, पेड़ की पूरी बॉडी, उसके पत्ते वगैरह, उसकी ब्रांचेस भी तक हिल जाती हैं। ब्रांचेस जो होती हैं वो मूव करती हैं। क्यों मूव करती हैं? क्योंकि वो स्टेम से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में एक तो वजन है, दूसरा ये पहले भी रेस्ट पे थे। तो होगा क्या, फ्रूट अगर पहले रेस्ट पे है तो वो बाद में भी रेस्ट पे रहना चाहता है। तो जब हम इसका तना हिलाएंगे तो ब्रांचेस तो हिल जाती हैं, बट फ्रूट रेस्ट पे रहता है। तो ये सिचुएशन होती है। सपोज करो ये मेरा फ्रूट है, और सपोज करो ये मेरी ब्रांच है। मैंने एकदम से स्टेम हिलाया तो ब्रांच हिली। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, लाइक सेब तो अपनी जगह ही रहा, बट ब्रांच हिल के कुछ ऐसी हो गई। उससे क्या होगा, ब्रांच के हिलने की वजह से ब्रांच यहाँ से मूव करेगी, सेब अपनी जगह पे रहेगा, रेस्ट पे है ना, तो रेस्ट पे रहना चाहता है, तो सेब टूट जाएगा। अब टूटने के बाद इसको पता लगता है कि भाई मेरे ऊपर तो ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी की वजह से फिर ये नीचे जाना शुरू होता है। ग्रेविटी पहले भी लग रही थी, पहले ब्रांच ने पकड़ा हुआ था। एकदम से मूव करने की वजह से ब्रांच मूव कर गई, बट ये यहीं पे खड़ा रहा। उसके बाद ग्रेविटी ने इसको नीचे खींच लिया। तो बेसिकली यहाँ पे भी इसका टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट ही इसको नीचे पहुंचा रही है। ठीक है। तो चलो, बाकी लो तो हमें समझ में आ गया। रेस्ट पे रहने वाली बॉडी रेस्ट पे रह रही है, ठीक है। मोशन में रहने वाली बॉडी मोशन में भी रह रही है, ये भी समझ में आ गया। अगर मोशन से रुकती है तो वो फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ पे कंफ्यूजन हमें इसलिए होती थी कि फ्रिक्शन हमें दिखती नहीं थी। अब पता लग गया तो ठीक है, अभी फ्रिक्शन महसूस होने लग गई। बॉडी अगर मोशन में चलते चलते रुक गई है, वो अर्थ की या किसी और चीज़ की फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। बट एक चीज़ का अभी भी स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है। लिखा है विद द सेम वेलोसिटी। चलो स्पीड कंपोनेंट तो ठीक है, स्पीड सेम है, बट क्या सेम डायरेक्शन में रहना जरूरी है? अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। क्या ये जरूरी है कि बॉडी ठीक है मोशन में, ओके, स्पीड सेम है, ठीक है, पर क्या डायरेक्शन भी सेम हो, क्या ये जरूरी है? हम डिस्कस करते हैं इसको। इसकी पहली एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। आपको पता है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड इस सेंस में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो मून ऐसा क्यों मूव करता है, आपको पता है? मून के मूव करने का रीजन हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था। इसका रीजन बेसिकली ये है कि भले ही यहाँ पे मून की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बट अर्थ का फोर्स इस डायरेक्शन में है। और आपको पता है, सपोज करो हमने पढ़ा है कि अगर मैं ग्राउंड पे कोई बॉल फेंकूं तो वो सीधा जाने की बजाय ऐसे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इसको नीचे की ओर पुश करता है। तो अगर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भी हो तो उसका एक्चुअल पाथ इस तरह चला जाता है। एक्चुअल पाथ के बारे में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है। आपको याद ये रखना है कि एक्चुअल पाथ वेलोसिटी और फोर्स के कहीं बीच में बनता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी इधर मूव करना चाहती है, बट फोर्स इसको इधर ले जाना चाहता है, तो कुछ बीच का डिसीजन दोनों का हो जाता है। सिमिलरली अगर मून की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बट अर्थ इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली मून को कुछ ऐसा जाना पड़ेगा। यहां जाके इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बट अर्थ की अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में है, हेंस मून का पाथ ऐसा हो जाएगा। यहां जाके मून का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, अर्थ की अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में है, हेंस इसका पाथ ऐसा हो जाएगा। एंड सो ऑन, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ,
यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि सर्कुलर पाथ में वी कैन एज्यूम, ये हम एक्सपेरिमेंटली भी जानते हैं, लॉजिकली भी लेटर चैप्टर्स में हम लोग प्रूव कर देंगे कि अगर मैं मून का पाथ सर्कुलर मानूं, जो कि लगभग लगभग सच है, तो ये प्रूव करना बहुत आसान है कि इसकी जो स्पीड है वो लगभग लगभग कांस्टेंट रहती है, बट इसकी जो मोशन की डायरेक्शन है, क्या वो कांस्टेंट है? नहीं, डायरेक्शन हर पल चेंज होती है। यहां से यहां तक चेंज हुई, यहां से यहां तक कितनी चेंज हो गई, यहां से यहां तक, तो हर पल डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 साल पहले मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर देखो स्पीड भी सेम है और कोई फोर्स भी नहीं लग रहा, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो देखो न्यूटन का लॉ गलत प्रूव हो गया। भाई नहीं, यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसलिए डायरेक्शन चेंज हुई, हेंस न्यूटन का लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो ये पहली एग्जांपल थी जहां पे हमें समझ में आता है कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स की जरूरत होती है। अब एक दूसरी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सेकेंड एग्जांपल है रोटेटिंग अ स्टोन टाइड टू अ स्टिंग। ठीक है, सपोज करो ये पर्सन है, इस पर्सन के हाथ में एक धागा है और इस धागे से इसने एक पत्थर बांध दिया, और ऑब्वियसली ये जब हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये इस पत्थर को ऐसे ऐसे घुमा रहा है। अब एक सेकंड के लिए कॉमन सेंस लगा के सोचने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि ये बंदा इस पत्थर को घुमा रहा है, और सपोज करो जब ये पत्थर कहीं घूम घूम के यहाँ पे पहुंचा, ऑब्वियसली इस पत्थर की वेलोसिटी ऐसी है कुछ ऐसे, इस वक्त ये पत्थर इस डायरेक्शन में जाना चाहता है। तो हुआ क्या, इस टाइम पे स्ट्रिंग जो है वो स्नैप कर गया, स्ट्रिंग जो है वो टूट गया। तो अब मुझे सोच के बताओ, सोचना कि ये इंसान पत्थर को घुमा रहा है धागे से, जब धागा धागा टूट गया तो पत्थर का क्या होगा? पत्थर इस डायरेक्शन में जाता रहेगा या सीधा चला जाएगा, ये बताओ मुझे। इस वक्त तो वेलोसिटी इधर है, तो ये पत्थर सीधा सीधा जाता रहेगा या घूमेगा? सोचो। तो लेट अस डिस्कस द आंसर। इसका आंसर यह है कि पत्थर ऑब्वियसली टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। अगर जो स्ट्रिंग है वो स्नैप कर गया, स्नैप करना मतलब टूटना, तो ये जो पत्थर होगा, स्टोन, इट विल मूव टेंजेंशियली अलोंग इट्स वेलोसिटी। पत्थर अपनी वेलोसिटी के अलोंग, वेलोसिटी के पैरेलल टेंजेंशियली मूव कर जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपली ये है कि पत्थर सर्कुलर पाथ में सिर्फ तब तक है जब तक उसको धागा खींचता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए किसी भी बॉडी को सेंटर की ओर एक फोर्स मिलना जरूरी है। वो मून को भी चाहिए अर्थ की ओर, वो अर्थ को भी चाहिए सन की ओर, वो हर बॉडी को चाहिए। जब तक पत्थर को वो फोर्स मिल रहा है तब तक ये सर्कल में घूम रहा है। जब ही ये धागा टूट गया, पत्थर को वो फोर्स मिलना बंद हो गया, धागा लूज हो गया, तो ये पत्थर अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करेगा। तो इससे भी यही साबित होता है कि अगर पत्थर को सर्कल में मूव कराना है, इसकी पल पल डायरेक्शन चेंज करवानी है, तो फोर्स चाहिए, और जैसे ही फोर्स मिलना बंद हो गया ये सीधा चला गया। इससे पता चलता है कि अगर बॉडी के ऊपर फोर्स ना लगे तो वो सेम डायरेक्शन में रहना पसंद करेगी। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल है फ्लैशेस फ्रॉम द वेल्डिंग मशीन मूव टेंजेंशियली। अगर आपने कभी वेल्डिंग होती देखी हो तो उसमें ना एक ऐसा एक आरा सा होता है, ठीक है, वेल्डिंग और कटिंग वगैरह के लिए, जो मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेटल्स में जब वेल्डिंग होती है या कटिंग होती है तो उसमें एक आरा होता है, और वो किसी भी मेटल को कट करने में सक्षम होता है। और जब ये मेटल को कट करता है ना तो चिंगारियां निकलती हैं, मैं उन फ्लैशेस की बात कर रहा हूँ, चिंगारियों की। तो ऐसा जब ये कट करता है तो इसमें पीछे की ओर चिंगारियां निकलती हैं, और आपने कभी देखा है कि वो जो चिंगारियां वो हमेशा स्ट्रेट पाथ जाती हैं। अब मैं इसको शो तो नहीं कर पाऊंगा, बट आप एक चीज कभी नोटिस करना किसी वेल्डिंग शॉप की दुकान पे जाके, कि जब वो चिंगारियां निकलती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ ट्रैवल करती हैं, भले ही ग्रेविटी किधर मर्जी हो, ग्रेविटी उनको नीचे पुश करे, आगे पुश करे, ऊपर पुश करे, जहां मर्जी, बट उनका पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों? क्योंकि जो चिंगारी होती है, फ्लैश होती है, उसका वेट तो बहुत कम है। तो वेट कम होने की वजह से उसके ऊपर कोई खास ग्रेविटी जो है वो लगती नहीं है। ग्रेविटी इज बेसिकली नेग्लिजिबल। तो इनके ऊपर ग्रेविटी नेग्लिजिबल होने की वजह से, ग्रेविटी ना लगने की वजह से
जो इनके फ्लैशेस हैं वो टेंजेंशियली जाते हैं। तो इससे पता लगता है क्योंकि इनके ऊपर नेट फोर्स ना के बराबर है, तो इनका पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, टेंजेंशियल है। तो यहाँ पे हमने एक कंक्लूजन निकाला। यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये है कि जिस जिस केस में किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, उस केस में अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन पे रहेगी, डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगी। और जिस जिस केस में अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हुई, बॉडी रेस्ट से मोशन में आई या फिर मोशन से रेस्ट में आई, हर उस केस में बॉडी के ऊपर लगने वाला कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स पक्का था। बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी का मोशन या उसकी डायरेक्शन किसी भी तरह से चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, सो हियर आई कंक्लूड द फर्स्ट लेक्चर। सी यू ऑल सून।